हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। और ये लेक्चर हमारा 5 है। जो लोग इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले क्लास 12th का जो 4 लेक्चर हमने बनाए हैं उसे आप प्रॉपर देखेंगे और समझेंगे, समझ में आएगा, बार बार देखेंगे, फिर एनसीईआरटी एडिट करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कोहली और हमारे छोटे से चैनल द लर्निंग जोन बीएन कोहली में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन ओवरऑल हर लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो बेसिक सी डिफिनेशन से है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब उसके भी सब स्टेप्स जो होते हैं हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले क्या फ्यूज़ करता है, पहले क्या फ्यूज़ करता है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक सीक्वेंस में बात करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो पहले क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी। आफ्टर दैट देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फ्यूज टुगेदर called plasmogamy, and fusion of nucleus of male and female gamete is called karyogamy. After that combining of male and female gamete to form a zygote is called amphimexis. The fusion of two haploid gametes each containing 23 chromosomes and producing a zygote that contains 46 chromosomes. अब बात यहाँ पे ये हो गया कि फर्दर जब फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम लोग ज़ायगोट बोलते हैं, वो 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है और वो डिप्लॉयड इन नेचर से होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती कैसे है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल वेजिनल ट्रैक में मेल गैमेट्स का इजाकुलेशन इंसेमिनेशन कहलाता है। ध्यान से सुनेगा। द पैसेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ या ejaculation of male sperm cell into female vaginal tract is called insemination, or this process is done by penis. Penis is a copulatory organ of male. Now this is uterus, this is vagina, and through this 200 to 300 million sperms come inside the vaginal tract. And first point is that what is capacitation? Capacitation is the rearrangement of, ध्यान सुनेंगे, rearrangement of। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटेशन की। तो कैपेसिटेशन क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म सेल के ऊपर, ध्यान से देखेंगे, स्पर्म सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन लगे थे, उसी के अरेंजमेंट को भी हम कहते हैं कैपेसिटेशन। और ये वॉकर कहाँ होती है? ये फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में होती है। ओवरऑल कहने का अर्थ यह है कि हम लोग स्पर्म सेल को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर इजाकुलेशन इन वेजिनल ट्रैक्ट इज नोन एज कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन के दौरान क्या क्या प्रोसेस होती है तो उसको भी पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जो कैपेसिटेशन है उसके दौरान क्या क्या होती है, तो हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, प्रोटीन्स होती है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म सेल। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट कैपेसिटेशन के दौरान क्या होती है? डायल्यूशन ऑफ डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स। दैट मीन्स कि ऐसे फैक्टर जो कैपेसिटेशन को रोकता हो उस फैक्टर को डिजॉल्व करते हैं, डायल्यूट्स करते हैं। और फर्दर क्या होता है कि एंट्री ऑफ स्पर्म सेल से, ध्यान से देखेंगे, एंट्री ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन्स इनटू स्पर्म, ये मोटिलिटीज स्पर्म सेल के मोटिलिटी को बढ़ा देता है और ये स्विम स्पीड रैपिडली करवाता है और सर्विक्स से पास होकर ये थ्रू एंट्री यूट्रस पहुंचता है। फाइनली ये एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब पहुंचता है। बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। फैलोपियन ट्यूब के वाइडर पोर्शन जिसे हम लोग एम्पुलर रीजन कहते हैं, दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट्स वाई वी से देयर इज अ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। नाउ व्हाट इज द next step of fertilization, acrosomal reactions. What is acrosomal reaction? You already learned that sperm have acrosome parts, which is head part. Inside acrosome there is a hydrolysin enzyme or sperm lysine. These contain hyaluronidase, corona penetrating enzyme, zona lysine, acrosin. This helps in, now you are
बी केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे हम लोग कि एक्रोसोम क्या करता है। एक्रोसोम हाइड्रोलिसिन और स्पर्म लाइसिन हार्मोन केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो कि जोना पेलिसुडा को, ध्यान से सुनेंगे, जो ओवरी के जो एग के ऊपर जो लेयर होती हैं, जो मेम्ब्रेन होती है जोना पेलिसुडा, उसको ब्रेक और डिसॉल्व करने की करती है। जिससे क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, जिससे क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, जिससे क्या होता है कि स्पर्म सेल इसके अंदर इंसर्ट होती है। अब बात करते हैं जोना पेलिसुडा, जो एक केमिकल सिक्रीट करती है, जो कि ब्लॉक करती है, फास्ट ब्लॉक करती है ओवम के मेम्ब्रेन को, और जो कि प्रिवेंट करती है पॉलीएस्पर्मी को। पॉलीएस्पर्मी दैट मीन्स कि मोर देन 1 मेल गैमेट्स फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स, इसी को कहते हैं पॉलीएस्पर्मी। अब बात करते हैं कि कहाँ एग्लूटेशन वर्ड आप सुनोगे। एग्लूटेशंस क्या होते हैं? एग्लूटेशंस ये होती है कि मेल का जो एंटी फर्टिलाइजिंग, ध्यान सुनेंगे, मेल का जो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है और जो फीमेल का फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है। इसी को हम लोग एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। जब मेल गैमेट, ध्यान से देखिएगा इस इमेज को, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करती है, हिट करती है, इंटर करने की कोशिश करती है, उस दौरान क्या होती है, फीमेल गैमेट का जो मेम्ब्रेन होता है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। और दूसरा ये बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। दैट मीन्स कि ये जो कॉन्टैक्ट ऑफ एक्रोसोम होती है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वो साइड से जुड़ती है, तो और अपने मेम्ब्रेन को डेवलप करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन। आफ्टर दैट आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि जोना पेलिसुडा का लेयर क्या करता है, वो केमिकल रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है, जो कि उसके मेम्ब्रेन को ब्लॉक करता है ताकि पॉलीएस्पर्मी से बचाया जा सके। और बात करते हैं कॉर्टिकल रिएक्शंस। कॉर्टिकल रिएक्शंस स्लो रिएक्शंस क्यों होती है? बिकॉज आपको पता है कि सेल के अंदर जो ओवम सेल है उसके अंदर क्या होती है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक मेम्ब्रेन बनाती है और जो कि सिक्रेशन कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होती है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होती है वो केमिकल एंजाइम बनाती है, जो कि फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट के बाद का पॉलीएस्पर्मी से बचाती है, उसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, और ये स्लो ब्लॉक टू पॉलीएस्पर्मी होती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि कैल्शियम आयंस का, ध्यान सुनें, कैल्शियम आयंस का कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कैल्शियम आयन जो होती हैं वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को बाहर निकालते हैं और ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेयर करते हैं। ध्यान सुनेंगे, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक न्यू लेयर बनाते हैं, जो कि न्यू लेयर बनाने में टाइम लग जाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीएस्पर्मी। और कैल्शियम आयंस का क्या रोल है? कैल्शियम आयन जब फीमेल गैमेट्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो एक्टिवेशन ऑफ एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स के बाद ये स्टिमुलेट करता है, रिस्पॉन्सिबल ये एक्ट करता है और ये स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ किसको, मेटाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स को, उसके ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है, ताकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होने के बाद जो फीमेल ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट है, वो एरेस्टेड है और वो भी मेटाफेज सेकेंड में एरेस्टेड है। इसलिए कैल्शियम साइन एक्टिवेट करता है एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स को, ताकि मेटाफेज कम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हो जाए और उसके बाद फर्दर जो मियोसिस सेकेंड प्रोसेस है, डिवीज़न है, वो फर्दर कंटिन्यू हो सके। अब बात करते हैं हम लोग एम्फीमिक्सिस ऑलरेडी बता चुके हैं क्या होती है एम्फीमिक्सिस ये होती है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स के जो क्रोमोसोमल मटेरियल हैं वो आपस में कंबाइन करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। अब बात करते हैं एम्फीमिक्सिस होने के बाद फर्दर आपको ऑलरेडी पता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करके फर्दर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनाता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है, 46 क्रोमोसोम होती है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का फर्दर डिवीज़न, जाइगोट का एक सीरीज में डिवीज़न without increasement of the size of the cell, there is a division of cell. This division is known as cleavage division. In cleavage division is a series of division in which zygote divides to form more cell, 2 cell, 4 cell, from 4 cell to 8 cell, from 8 cell to 16 cells, 16 cell to 18 cells, 32 cells. After that, all these cells are known as blastomeres. The cell
the cell in the number of 16 to 30, collectively known as morula. After that there is a formation of membrane which is known as blastocyst. Inside blastocyst there is a outer membrane which is known as ट्रोफोब्लास्ट लेयर. अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लीवेज एक्चुअली होता क्या है. तो क्लीवेज क्या होती है कि रैपिड या सीरीज में माइटोटिक डिवीजन जो कि नंबर ऑफ जैगोट सेल के जो जैगोट सेल बना उसके नंबर को बढ़ा रही है, और फर्दर वो जो मल्टी सेलर और सेल होते हैं उसे हम लोग मोरूला बोलते हैं. और अब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो डिवीज़न होती है, जो माइटोटिक डिवीज़न होती है, उसके दौरान एम्ब्रियो का जो साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है. और इसमें आप जब डिवीज़न सिंपल डिवीज़न पढ़ते हैं तो उसमें ग्रोथ 1 फेज एंड ग्रोथ 2 फेज भी होता है. बट इसमें क्लीवेज में क्या होता है, ग्रोथ 1 एंड ग्रोथ 2 फेज जो होता है वो अब्सेंट होती है. अब बात करते हैं टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्म जो होती है सेम रहती है. डीएनए कंटेंट इंक्रीज करती है, बट द नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इंक्रीज करती है, बट साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर डिक्रीज नहीं करती है. साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर डिक्रीज करती है. अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि फर्दर जो जाइगोट का नंबर ऑफ सेल्स बढ़ चुके हैं और वो एक लेयर भी बना चुकी है, एक मेम्ब्रेन बना चुकी है जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. और इसके अंदर जो कैविटी है उसे हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं, और इस टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लास्टुला बोलते हैं. और जो आउटर मेम्ब्रेन के पास जो लेयर है उसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं. और इसके अंदर जो सेल परसेंट है उसमें इनर सेल मास कहते हैं, और इसके बीच में कुछ सेल परसेंट होते हैं इसे हम सेल ऑफ रॉबर बोलते हैं. और इसके ऊपर जोना पिलोसिटा लेयर जो है वो परसेंट है. अब बात करते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो रिलीज करती है लाइटिक एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करते हैं इसके मेम्ब्रेन को हटाती है, जिससे क्या होता है आपका जो इनर सेल मास है वो उसके अंदर जो स्टेम सेल होती है. अब ध्यान सुनिएगा, इनर सेल मास में बहुत सारे स्टेम सेल्स होती है. हर एक स्टेम सेल के पास वो पोटेंशियल है जो कि एक न्यू एम्ब्रियो को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब बात कर रहे हैं जो ये स्टेम सेल है ये फॉर्म कर सकता है एक न्यू एम्ब्रियो को जहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विन का चांसेस बनती है. इसी केस में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का भी केस बन सकता है इस केस में भी. तो हम लोग बात करते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो कौन कौन से एंजाइम्स को या हार्मोन्स को सिक्रीट करती है. यहाँ पे देख लीजिएगा एक HCG हार्मोन है. कौन हार्मोन है? HCG हार्मोन है. HCG हार्मोन है. किसके द्वारा रिलीज करा जा रहा है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर के. HCG का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ट्रोफोब्लास्ट. अब बात करते हैं ये जो आपका हैचिंग हुआ. हैचिंग क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट लेयर बना है उससे क्या हो स्टेम सेल का बाहर निकल आना, और जो फर्दर स्ट्रक्चर है वो जाके इम्प्लांट होती है. इम्प्लांटेशन आपको ऑलरेडी पता है कि इम्प्लांटेशन कब होती है? फर्टिलाइजेशन के 6 to 7 डेज बाद. फर्टिलाइजेशन के 6 to 7 डेज बाद इम्प्लांटेशन होती है. इम्प्लांटेशन क्या होती है? डीपली इम्बेडेड इनसाइड द इंडोमेट्रियम ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. और दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज अटैचमेंट और इम्बेडेड ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विद द वॉल ऑफ यूट्रस इंडोमेट्रियम विद द हेल्प ऑफ लाइटिक एंजाइम्स विच रिलीज फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ एम्ब्रियो. अब बात करते हैं आगे इम्प्लांटेशन कंप्लीट कैसे. ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक्स मतलब डूब जाते हैं, इम्बेडेड डीप इन द वॉल ऑफ यूट्रस एंड इंडोमेट्रियम बिकम्स मोर वेस्कुलाइज्ड टू प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन to the developing zygote or embryo. Now, after implantation, endometrium is known as decidua. There is a formation of 3 decidua. One is placental decidua. One is placental decidua that forms placental villi. One is decidua. One decidua is parietalis, and third is decidua capsularis. This layer form द डिसिडुआ. अब बात करते हैं HCG हार्मोन को. HCG हार्मोन अगर फीमेल की बॉडी में अगर HCG हार्मोन है उनके यूरिन में प्रेजेंट है फर्स्ट और सेकेंड मॉर्निंग में, तो इसका अगर प्रेजेंस है दैट मीन्स कि ये इंडिकेट करता है दैट फीमेल्स कंसीव, दैट फीमेल्स अंडरगो प्रेगनेंसी. नाउ अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स क्या होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा कि एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट जो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेडेड हो चुके हैं आपके इनर सेल मास और उसके ग्रोथ को. अब ग्रोथ के दौरान क्या होती है बात करते हैं हम लोग. जो आपका इनर सेल मास है
इनर सेल मास दो लेयर में, ध्यान सुनने का, दो लेयर में बढ़ते हैं। एक को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग इपीब्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, एक को बोलते हैं इपीब्लास्ट और दूसरे को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। जो हाइपोब्लास्ट होता है वो क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू बनता है, जो कि फर्दर आपका क्या बनाता है, फर्दर ये एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाता है। अब बात करते हैं इपीब्लास्ट लेयर का। इपीब्लास्ट लेयर जो है आपका, ध्यान से देखिएगा, इपीब्लास्ट लेयर, ये आपका इपीब्लास्ट लेयर है। इपीब्लास्ट लेयर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का होता है, जो कि जर्मिनल डिस्क बनाता है। और जर्मिनल डिस्क फर्दर, आपको पता है जर्मिनल डिस्क फर्दर थ्री मेम्ब्रेन बनाते हैं, थ्री लेयर बनाते हैं। जर्मिनल लेयर है, जिसे हम लोग इक्टोडर्म बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं, इंडोडर्म बोलते हैं। तो पहले एक इंडोडर्म बनती है, फिर इक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म। अब बात करते हैं कि जो आपका जो इनर सेल मास था उसका क्या क्या लेयर बनता है फर्दर। तो बात करते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ये दोनों हाइपोब्लास्ट एंड इपीब्लास्ट मिलकर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहा है, ये आपका ज़ायगोट जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात करते हैं ये जो लेयर बना है, ये जो कैविटी बना है इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होती है। और जो अगर ओरिजिन की बात बोले तो ये इक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। अब इसके ऊपर जो इपीब्लास्ट सेल था और उसके नीचे जो हाइपोब्लास्ट सेल था, और इसके नीचे जो कैविटी बन रहा है इसे हम लोग यॉर्क सेक कैविटी बोलती हैं। और इपीब्लास्ट जो होती है वो आपको ऑलरेडी पता है, ये फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर करते हैं, जिसे हम लोग गेस्टुलेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गेस्टुलेशन की। गेस्टुलेशन क्या होती है? इट इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। अब इसकी बात करते हैं, इट ऑकर्स अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ये गेस्टुलेशन कब होती है? आपको भी पता है कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ये जो आपका इट ऑकर्स अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स कि थर्ड वीक के, क्या यहाँ पर लिख ही दिया है, इट इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनता है, जो कि जो इपीब्लास्ट बनता है एंड हाइपोब्लास्ट को कंसिस्ट करता है। और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्राइमरी germ layer. This primary germ layer is known as, first one is ectoderm, middle is mesoderm, and inner is endoderm. This is gastrulation. Gastrulation begins with the formation of primitive streak on the surface of epiblast layer. Morphogenetic movement of blastomeres egg is called, that is first one is delamination, formation of secondary layer of division of primary layer. अब ये चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि आप अगर छोड़ना चाहोगे तो छोड़ सकते हो। इनवेजिनेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रेक सेल्स ऑफ द एपिब्लास्ट मूव इनवर्ड एंड डिटैच फ्रॉम द एपिब्लास्ट इन द प्रोसेस कॉल्ड इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन क्या होती है? डैट मीन्स कि कोई सेल को अंदर करना और डेवलप करना, इसी को बोलते हैं इनवेजिनेशन। एंड ऑफ गेस्टुलेशन इंडिकेट बाय द ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसेल। डैट मीन्स कि क्या वो ऑब्लिटरेशन ऑफ, ये भर जाते हैं, जो आपका ब्लास्टोसिस लेयर था वो भर जाता है अंदर का सिस्टम। ये जो पहला कैविटी था इसे हम लोग एमनियोटिक कैविटी बोलते थे, जिसके अंदर एमनियन फ्लूइड भरा हुआ था। और ये जो पहला प्रिमिटिव स्ट्रिक बना, जो पहला आपका एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो बना, संबल जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम प्रिमिटिव स्ट्रिक बोल रहे हैं। और इसे प्रिमिटिव ग्रुप भी बोला जा रहा है। और इसके ऊपर जो लेयर बना था एपिब्लास्ट, और इसके नीचे जो लेयर बना था हाइपोब्लास्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स बनता है वो कैसा स्ट्रक्चर्स होता है। तो प्रॉपर आप देखेंगे ध्यान से, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो क्रोनिक विलाई है। और ये जो बैलून जैसा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये क्या है? एलेंटॉइस है। आउटर ये है, और ये इनर इंडोडर्म है। ये आउटर है और इनर है, ये दो लेयर में बटे होते हैं। उसके बाद इसके अंदर इम्यूनिटिक कैविटी के अंदर इम्यूनिटिक फ्लूइड होती है, जिसे हम लोग इम्यूनर बोलते हैं। अगर बात कर रहे हैं जो बाहर की लेयर होती है, उसमें कोरियन लेयर बोलते हैं। आउटर लेयर जो होता है वो आउटर ट्रोपोलास्ट होता है। जो इनर होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होती है। अब एमनियन की बात करें तो एमनियन का आउटर लेयर में जो टर्मल इन ओरिजिन होता है। अब इसके ये जो स्ट्रक्चर है अंदर में, इसे यॉर्क सैक बोल रहे हैं। यॉर्क सैक आउटर से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है। और
इनर वाला मेम्ब्रेन जो होती है वो इंडोटर्मल होती है। और यॉर्क सेक का काम क्या है, जब आपका फ्यूटल स्टेज में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो यॉर्क सेक से ही होता है। इसलिए आप जब आप आरबीसी की फॉर्मेशन पढ़ोगे तो पहले आरबीसी कहाँ बनती है, तो यॉर्क सेक के अंदर बनती है। उसके बाद कहाँ बनती है, स्प्लीन के अंदर बनती है। उसके बाद कहाँ बनती है, तो आपको पता है बोन मैरो के अंदर बनती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा ये मेटरनल डैट मीन्स की मदर एंड फ्यूटल के बीच में ये कनेक्शन का काम करता है। किसी तरह का जो नरिशमेंट होती है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा, जो फ्यूटल की बॉडी में जो भी वेस्टेज होती है उसका डिफ्यूजन के थ्रू, इसके डिफ्यूजन के थ्रू और किसके रास्ते ही, प्लेसेंटा के ही थ्रू ये क्या करता है, पास ऑन करता है। तो इसलिए प्लेसेंटा को बोला जाता है इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। क्या लिखा जा रहा है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। नाउ टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो हीमो कोरियल प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा इन विच द मैटरनल ब्लड इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कोरियन ऑफ फ्यूटस। तो अगर मदर का ब्लड का कॉन्टैक्ट डायरेक्टली उसके फ्यूटस के कॉन्टैक्ट में हो, क्या बोला था, प्लेसेंटा इन विच द मैटरनल ब्लड इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कोरियन ऑफ फ्यूटस। तो कोरियन ऑफ फ्यूटस के कोरियन, अब यहाँ पे कोरियन आपको दिखा, इसके जस्ट इसके कॉन्टैक्ट में हो तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह के प्लेसेंटा को हम लोग हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। अब बात करते हैं, ये आप इमेज इसको देख लीजिए और ये ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को एनसीईआरटी पर ही बेस्ड रहना है। ज़्यादा करने से परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोरियन है, इसका जो लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है और यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू में आपको भी पता है ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स है ये, और बेरिया ऑफ फ्यूटस। अब ये जिसमें ब्लड वेसल्स भी होंगे, WBC भी होंगे, जो कि बेरियर की तरह काम करते हैं। और ये मैटरनल पार्ट है जिसके अंदर ब्लड ऑफ मदर सेल है, जो कि क्या करता है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ CO2, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। पर फ्यूटस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनता है ये डिफ्यूजन के थ्रू ही इसके ब्लड में, मदर के ब्लड में आ जाती है। तो प्लेसेंटा का फंक्शंस क्या है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज फ्लोइंग हार्मोन। तो नीचे कुछ हार्मोन है प्लेसेंटा जो रिलीज करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रोजेन हार्मोन। दूसरा हमारा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और थर्ड हमारा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके बॉडी में ये चीज़ें और इस चीज़ को मेंटेन, प्लेसेंटा को मेंटेन कौन करता है, मेंटेन बाय कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है, जो आपको मैच्योर ग्रेफियन से बचा हुआ पार्ट से होता है, जिससे ओवुलेशन के बाद बचती है, वो भी क्या करती है, ये मेंटेन करती है ह्यूमन कोरियोनिक जो प्लेसेंटा है ना, ये जो हार्मोन है इसके लेवल को मेंटेन करने की काम करती है। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। प्लेसेंटा के थ्रू कुछ और हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। और कुछ हार्मोन होती है जिसे हम लोग रिलैक्सेंस बोलते हैं, जो कि रिलीज होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं प्लेसेंटा और किसकी तरह से काम करता है। प्लेसेंटा एक्ट एज अ, माफ़ कीजिएगा दिख नहीं रहा होगा, प्लेसेंटा एक्ट एज अ अल्ट्रा फिल्टर थ्रू विच सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक मटेरियल। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है, हॉर्मोन्स एंड गैसेस का एक्सचेंज करती है, और ये एंटीबॉडी अगेंस्ट। अब एंटीबॉडीज़ भी मदर जो होती है अपने फ्यूटस को एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करती है, डिप्थीरिया के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, मिसल्स के अगेंस्ट मदर से फ्यूटस में जाती है। अब वायरस का इन्फेक्शंस के लिए, वायरस इन्फेक्शंस ऑफ मदर, एक रूबेला वायरस, जब जर्मन मीसल्स होती है, सर्टेन केमिकल्स, टेट्राजोन्स एंड मे कॉज माल फॉर्मेशन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब ये क्या है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान ना करेंगे। अब गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या होती है, गेस्टेशन पीरियड आपको भी पता है अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ्स का होता है, और इनके जो वीक की बात करें तो 38 वीक्स होते हैं। अगर डेज की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं 266 डेज और प्लस माइनस 14 डेज, तो अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज की बात करते हैं। तो ये 3 पार्ट में गेस्टेशन पीरियड जो होती है वो 3 ट्रिमेस्टर्स में बटी होती है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर्स, जो फर्स्ट मंथ्स होती है ना, फर्स्ट ट्रिमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ्स। आप देखिएगा ध्यान से,
जो पहला मंथ होता है, पहला मंथ जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट टाइम ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। अगर कोई बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन नोटिफिकेशन हम लोग नोटिस कैसे कर सकते हैं? तो क्या बोला जा रहा है कि जब आप हार्ट साउंड को केयरफुली सुनोगे तब आपको सुनाई देगा, और अब ये साइन है, इंडिकेटर है किसका? फर्स्ट मंथ्स का, कि जो फर्स्ट मंथ्स में जो बेबी ग्रो कर रहा है, जो फ्यूटस ग्रो कर रहा है। अगर सेकेंड मंथ की बात करें तो सेकेंड मंथ में जो बच्चे के लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब लिम्स और डीज मतलब पैर की उंगली और हाथों की उंगली बनने शुरू हो जाते हैं। और थर्ड मंथ की बात करें तो थर्ड मंथ के एंड में क्या होता है? थर्ड मंथ दैट मीन्स कि 12 वीक्स के बाद, 12 वीक्स को हम लोग एंड कहते हैं, मतलब तीन महीने ख़त्म हो जाएंगे तो मतलब 12 वीक्स ख़त्म हो गई, जिसे हम लोग ओवरऑल फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। अब बात हम लोग कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म फॉर द एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। ये कब बन जाते हैं? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ही बन जाते हैं। क्या बोला? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल लिम्स एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आती है? द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फ्यूटस एंड अपीयरेंस ऑफ ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। क्या बोला जा रहा है कि बेबी के सर के ऊपर जो, माफ़ कीजिएगा, फिर बेबी का जो मोमेंट होता है ना, फ्यूटस का जो मोमेंट होता है, वो पहली बार कब सुना और कब अप होता है? तो ये बोलते हैं हम लोग 5th मंथ में होती है। और छठे मंथ के अंत तक, डेट मीन्स कि 24 वीक्स के एंड तक हम क्या देखते हैं? द बॉडी, जो एम्ब्रियो का बॉडी होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो का बॉडी होती है, वो फाइन हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं और आई लैशेज बन जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होती है? सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही सारे के सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में फाइनली क्या होता है कि इसके अंदर फ्यूटस का फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। और अब थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलप हो जाते हैं। और लास्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, क्या है? पाचुरेशन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि गेस्टेशन पीरियड्स कुछ एनिमल में कितने कितने दिन का होता है। अगर डॉग की बात करें कि कितने महीने तक उसके गेस्टेशन पीरियड्स होते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 to 65 डेज लिखा हुआ है। डैट मीन्स कि 2 से ढाई महीने में, 2 से सवा 2 महीने में उनकी गेस्टेशन पीरियड्स होती है। अगर कैट की बात करें तो ये भी 2 महीने के अराउंड है। अगर एलिफेंट की बात करें तो ये लगभग कितने हैं? 2 ईयर्स के अराउंड है। लगभग कितने हैं? 2 ईयर्स के अराउंड है। 607 डेज से लेकर 641 डेज तक। अब बात करते हैं बेबी, ये जो एम्ब्रियो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। अब फीमेल बॉडी के अंदर, ये जो यूट्रस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है एम्ब्रियो की, अब डेवलप होने के बाद एक ट्रिगर होती है मदर के प्लेसेंटा से एंड फीटस के प्लेसेंटा से, न्यूरो इंडोक्राइन सिग्नल्स होती है। डैट मीन्स की न्यूरॉन के कारण भी होती है, दूसरा इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उसके सिक्रीशन से भी होती है। अब बॉडी के अंदर पाचुरेशन में क्या होती है? ध्यान से सुनेगा। विगरस कंट्रैक्शन मतलब बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस के अंदर, और वो क्या करता है? फाइनली जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के फेस को, ओपनिंग को और डायलेट करती है। पहले तो 3 सेंटीमीटर करती है, फिर 3 to 7 सेंटीमीटर करती है। फाइनली लार्ज और स्ट्रॉन्गर जो कॉन्ट्रैक्शंस आती है वो 10 सेंटीमीटर के अराउंड ओपनिंग, डैट मीन्स कि सर्विक्स का ओपनिंग जो होता है उसे डीफेस करने की फेसिस की काम करती है, मतलब उसको ब्रेक करने की काम करती है, उसको डायलेट करने का काम करता है विगरस कॉन्ट्रैक्शंस में। तो अब ध्यान सुनिए, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज द एक्सपल्शन एंड डिलीवरी ऑफ द फ्यूटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फ्यूटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पाचुरेशन। ओवरऑल पाचुरेशन का डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो डिलीवरी ऑफ द बेबी थ्रू द वेजाना इज कॉल्ड पाचुरेशन। अब पाचुरेशन की बात कर रहे हैं, पाचुरेशन किस तरह से इंड्यूस होता है, किस तरह से स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर, तो आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? सिग्नल्स की बात करते हैं। सिग्नल्स फॉर द पाचुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फ्यूटस एंड द प्लेसेंटा। अब ऑलमोस्ट देखिएगा हम लोग एंड की ओर पहुंच चुके हैं। देयर इज अ इंडक्शंस ऑफ मतलब मोर, मतलब और ज़्यादा इंड्यूस करते हैं और माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं बाय द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नाउ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज इंक्रीजेज एंड इनहिबिट द
GnRH हार्मोन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड आपको पता है 280 डेज का होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्ट्रैक्शंस होने के साथ साथ आपकी बॉडी में क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्लेसेंटा रिलीज करती है CRH हार्मोन। CRH हार्मोन क्या है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट्स करती है, जो कि रिलीज करवाता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल, आप एड्रिनल कोर्टेक्स बोल रहे हैं, ये किडनी का पार्ट्स होता है एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स रिलीज करता है कोर्टिसोल एंड एंड्रोजन हार्मोन। जो कोर्टिसोल हार्मोन होती है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरी अराउंड द एल्वुलाई एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स लेसिथेंट इन द एल्वुलाई। अब जो आपके लंग्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, लेसिथिन जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं उसके फॉर्मेशन को करने में हेल्प करती है। दूसरा ये करती है कि ब्लड कैपिलरी को डायलेट करने में काम करता है। और एंड्रोजन हार्मोन क्या करती है, परसेंटा को कन्वर्ट करती है और एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करती है। और ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूट्राइन वॉल, मतलब यूट्रस के वाल पे क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट कर सके उसके लिए रिसेप्टर्स बनाने का काम करता है। और दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिस। दूसरा ये एंड्रोजन हार्मोन्स है, ये प्रोस्टाग्लैंडिस बनाने में हेल्प करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिस क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिस का हार्मोन्स का क्या रोल है, ये स्मूथ मसल्स के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, वो भी यूट्रस के मसल्स को। और ये फीटल इजेक्शंस रिफ्लेक्स में स्टिमुलेट करते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके हाइपोथैलेमस से रिलीज हुए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करती है, जाके स्मूथ मसल्स जो आपके यूट्रस के मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सर्विक्स का जो ओपनिंग होता है वो डायलेट हो जाता है, वो फैल जाता है, जिससे कि बेबी का पाचुरेशन प्रॉपर हो पाए। आप देख लीजिए बेबी का पाचुरेशन सिस्टम केमिकल और इंडोक्राइन नेचर जब जैसे ही बताई तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ग्लैंड्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जो कि हार्मोन्स रिलीज कर रहे होंगे, और दूसरा नर्व सेल भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि यूट्राइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करती है। और फर्दर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा के क्या करता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स को कराती है और 10 टाइम्स सर्विक्स के ओपनिंग को बढ़ा देता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर इसके डायलेट कर देती है। और डायलेशन के बाद क्या होती है, बेबी का जो हेड होता है वो सर्विक्स के माउथ पे आ जाती है। और अगर स्टेज ऑफ पाचुरेशन की बात करें तो स्टेज ऑफ पाचुरेशन में देखेंगे आप क्या होता है। स्टेज ऑफ डायलेशंस, लेबर पेन का जो ड्यूरेशन होती है वो 6 to 12 आवर्स होती है। और इसमें क्या होता है, अब फर्दर जो स्टेज है वो एक्सपल्सन्स का है। एक्सपल्सन्स मतलब इसमें क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, एक्सपल्सन्स में क्या होता है, जो फुल्ली तरह से जो सर्विक्स है वो कम्प्लीटली तरह से डायलेट हो जाती है, जिसके कारण बेबी का पाचुरेशंस बॉडी के बाहर डिलीवर हो जाता है। तीसरा फेज है प्लेसेंटल फेज। प्लेसेंटल फेज या प्लेसेंटल स्टेज, इसमें क्या होती है कि जो प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी 5 से 10 मिनट के अंदर ये बाहर निकल जाते हैं। अब बेबी डिलीवर हो चुका है तो उसे एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देने के लिए हम लोग लैक्टेशन करते हैं। लैक्टेशंस क्या होती है, फीडिंग ऑफ मदर टू द न्यूली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड लैक्टेशन। फीडिंग मिल्क टू द न्यूली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड लैक्टेशन। अब लैक्टेशंस में क्या होती है कि ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज, और ये थिलार्की कहलाती है। और विच रेगुलेट बाय द एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, रेगुलेट बाय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन हार्मोन। अब बात करते हैं कि ये जो लैक्टेशन पीरियड के दौरान क्या क्या होता है, कैसे होती है लैक्टेशन। इवन दो द प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल्स इंक्रीजेज एज द प्रेगनेंसी प्रोसेस प्रोग्रेस में, जैसे प्रेगनेंसी प्रोसेस बढ़ता चलता है, इसके दौरान मिल्क का सिक्रेशन तो नहीं होता है, बट ये क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बना रहता है और इंक्रीज होता रहता है, जो कि आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वुलस होता है उसके अंदर जो मिल्क सिक्रेटरी सेल्स होता है उसे ये स्टिमुलेट करता रहता है ताकि मिल्क सिक्रेशन को बढ़ा सके या मिल्क सिक्रेशन।
After delivery, the levels of estrogen and progesterone in the mother's blood decreases and inhibition is removed. After मिल्क सिक्रेशन मतलब मिल्क को बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। दूसरा हार्मोन आपका है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन जो कि ध्यान से देखिएगा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो ध्यान से सुनिएगा, जो क्या कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड के जो मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके मिल्क को निकाल रहा है। अब इस इमेज से देखिए, इस इमेज से देखिए क्या हो रहा है कि मदर का ये आपका मेमोरी ग्लैंड है, इससे क्या हो रहा है, मिल्क इजेक्ट हो रहा है। और ये मिल्क जो प्रिंसिपल है ना, मिल्क कैसे रिलीज होती है, तो स्टिमुलस जो मदर होती है ना, मदर के निपल को में भी जब सक करता है ना, तो जिससे क्या होता है, स्टिमुलेश सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करते हैं और प्रोलैक्टिन हार्मोन और मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। और दूसरा जो न्यूरॉन्स होती है वो सिग्नल्स करती है हाइपोथैलेमस के, जिसके कारण पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके मिल्क को इजेक्शन करवाते हैं, मतलब बाहर निकलवाते हैं। आप ध्यान, लैक्टेशन भी आपका देख लिए क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। दूसरा फीटल डिस्चार्ज मतलब पाचुरेशन भी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब लैक्टेशन की बात करें तो लैक्टेशन में जो फर्स्ट मिल्क रिलीज करती है बर्थ के बाद, उसे हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उसका कलर येलोइश होता है। अब वो जो मिल्क होता है वो क्या क्या उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें लैक्टोज प्रोटीन होती है, दूसरा केसिन प्रोटीन होती है, और ये रिच होती है मिल्क, प्रोटीन रिच मिल्क होती है और मैक्सिमम होती है। और इसमें फैट एब्सेंट होते हैं, मिनरल्स सोडियम पोटासियम कैल्शियम आयन होते हैं, और इसमें पुअर फैट होता है, फैट का स्पेलिंग गलत लिखा है, विटामिन्स होती है, और IgA हार्मोन होती है। IgA एंटीबॉडी जो होती है, जो कि पेसिव इम्यूनिटी। अब पेसिव इम्यूनिटी क्यों बोले, कि बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटीबॉडी को प्रोवाइड कर देना, इससे पेसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगर खुद की बॉडी के अंदर फिर खुद से डेवलप हुआ होता तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी। अब लैक्टेशनल लेमिनेरिया वर्ड सुन लीजिए। ड्यूरिंग द फीडिंग क्या होता है कि शुरुआती के जो 5 से 6 मंथ होता है, इसके दौरान अगर आप फीड कराते हो तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रुके हुए रहते हैं। क्या होता है कि आपके बॉडी में जो फीडिंग करवाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा होता है, जो कि इनहिबिट करता है, रोकता है GnRH हार्मोन के सिक्रेशंस को। और GnRH हार्मोन सिक्रेशंस नहीं होंगे, GnH हार्मोन का सिक्रेशंस नहीं होगा तो क्या होगा, फर्दर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे LH एंड FSH हार्मोन का सिक्रेशंस नहीं होगा, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन आपका नहीं हो पाएगा। क्यों LH एंड FSH हार्मोन सिक्रेशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको LH एंड FSH हार्मोन ही जो होते हैं वो फॉलिकल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। आप जब पढ़ोगे कि नेचुरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रासेप्शन, तो उसमें आप लैक्टेशनल एमेनोरिया भी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग ये टॉपिक तो कंप्लीट कर चुके हैं अपने नोट्स से, और इस नोट्स को आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा जैसे, और बार बार पढ़ते रहिएगा। कहीं समझ में नहीं आए तो लेक्चर को बार बार देखिएगा, और आप बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, और फर्दर आप NCERT को पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी गई है, जो कि आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में ना आए तो उसको बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा, और एक्स्ट्रा जो लगे आपको उसको छोड़ देना है। जो आपके एग्ज़ामों में पूछा जाता है उसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। NCERT से पढ़ना मस्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।